बच्चों आइए अब हम बीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। अब बच्चों ये हम समझेंगे कि नियुक्तिकरण होता क्या है। मान लीजिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक पोस्ट या जॉब के लिए या किसी कार्य के लिए वैकेंसी जनरेट होती है या पद रिक्त होता है, हम कह सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, लोगों को बुलाया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, और उसके बाद क्या होगा, जब लोग आएंगे उनका चयन होगा। चयन करने के बाद नियुक्ति की जाएगी उस जॉब के लिए। तो अब जॉब के लिए नियुक्ति हुई मतलब उनको वो कार्य किया गया, सौंपा गया। तो बच्चों इस तरीके से आपने नियुक्ति समझी। अब नियुक्ति की ज़रूरत क्यों है? कोई भी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे आपने समझा प्लानिंग की, अब प्लानिंग करने के बाद उसको संगठन में यह डिसाइड किया कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किस पोस्ट को क्या कार्य दिया जाएगा जॉब को। लेकिन उस जॉब को करने के लिए या उस जॉब या उन पदों में जान देने का कार्य कौन करता है? नियुक्तिकरण करता है। क्योंकि पद तो डिफाइन हो गए, लेकिन पद पर जब तक पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तक वो कार्य कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर किसकी ज़रूरत है? मनुष्य की या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ पे क्या आता है? नियुक्तिकरण या स्टाफिंग आता है। तो ये तो बच्चों था एक स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट या मीनिंग। आइए अब हम जो नियुक्तिकरण है उसको एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं। यहाँ जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो नियुक्तिकरण होते क्या हैं, अगर इन 4 पॉइंट्स को आप समझ जाएंगे तो आपको उसकी परिभाषा या नियुक्तिकरण की परिभाषा को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है राइट पर्सन, सही व्यक्ति। दूसरा लिखा है राइट क्वालिफिकेशन, उनका जो पढ़ाई है या उनकी जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। तीसरा है राइट जॉब, जो कार्य डिसाइडेड किया है उसके लिए। और उस पर चौथा है राइट टाइम यानी सही समय पर। अब हम इस पूरे 4 पॉइंट्स को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और परिभाषा का निर्माण करते हैं। तो वो इस तरह होगी कि जब किसी व्यक्ति को उसकी सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जॉब के लिए सही समय पर क्या किया जाता है, किसी उद्देश्य, फर्म के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? नियुक्तिकरण होता है। अगर आप इस डेफिनेशन को इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन या परिभाषा बहुत इजीली या आराम से याद हो जाएगी, या नियुक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट है आप आराम से समझ सकते हैं। आइए नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसकी 2 डेफिनेशंस को देखते हैं। पहली डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, जो कि सर थियो हेमन ने दी हुई है। उनके अनुसार नियुक्ति कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित कार्य है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, सर बेंजामिन ने दी है इसे। उनके अनुसार यह जो नियुक्तिकरण है वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य पर व्यक्ति की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना तथा विकास करना शामिल होता है। इन 2 परिभाषाओं का निष्कर्ष अगर आप निकालें तो हम नियुक्तिकरण को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नियुक्तिकरण में क्या क्या होता है। नियुक्तिकरण में जो होता है एम्प्लॉयज़ या जो जिनकी ज़रूरत है, जिन पद पर जिन पदाधिकारियों की ज़रूरत है उनकी क्या की जाती है? भर्ती की जाती है। वहाँ उनका चयन किया जाता है। चयन करने के बाद उनका पदांकन किया जाता है। पदांकन करने के बाद उनकी पदोन्नति देखी जाती है और उसके बाद उनके विकास पर बल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो नियुक्तिकरण की प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यूस होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी डेफिनेशन को समझा। आइए अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को जानते हैं। जो नियुक्तिकरण का पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो इस प्रकार है, पृथक प्रबंधकीय कार्य है, और या कह सकते हैं सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। देखिए बच्चों, हम इस तरीके से कह सकते हैं जिसमें हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को जाना। अब हम जब इसको कह रहे हैं, नियुक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नियुक्तिकरण में क्या कह रहे हैं कि यह एक पृथक कार्य है। मतलब यह
किसी भी मुख्य कार्य का अंग न होकर यह एक मुख्य कार्य है। क्यों है? प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, पद डिफाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा यह डिफाइन किया। लेकिन जब तक वहाँ पे स्टाफिंग नहीं होगी या एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, क्या वो कार्य हो पाएगा? इसका उत्तर है नहीं। तो इसलिए यह स्टेटमेंट कह रहा है कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्क है या मुख्य कार्य या मुख्य प्रबंधकीय कार्य या किसी भी कार्य का अंग नहीं है। कोई भी कार्य बिना मनुष्य के या बिना एम्प्लॉय के नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। आइए इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मनुष्यों से संबंधित, देखिए रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कोई फर्म में काम करेगा तो वो मनुष्य ही करेंगे, तो ये मनुष्य से रिलेटेड है। अब मनुष्य से कैसे रिलेटेड है? मनुष्य से रिलेटेड है क्योंकि इस प्रोसेस में या नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में उनकी भर्ती होती है, उनका चयन होता है, उनका पदांकन होता है, उनकी पदोन्नति होती है और उनका विकास होता है। तो ये जितने स्टेप्स होते हैं वो किसको रिलेट करते हैं? ह्यूमन बीइंग को, यानी मनुष्य से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स या दूसरी विशेषता को समझा। तीसरी विशेषता इस प्रकार है कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है, यानी एसेंशियल्स एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग होता है। यदि आप कहेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन डिपार्टमेंट या विभाग इसके लिए अलग बना है, तो हर लेवल पे नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? जो मानव संसाधन विभाग होगा वह इस प्रक्रिया में केवल हेल्प करेगा या मदद करेगा, लेकिन किस विभाग के लिए या किस लेवल के मैनेजर्स के लिए किस तरह के व्यक्तियों की नियुक्ति करना है वो लेवल्स ही डिसाइड करेगा। तो उसमें मुख्य जो जॉब होगा, जो इम्पोर्टेंट जॉब रोल होगा, वो हर लेवल के मैनेजर्स या हर लेवल के मैनेजमेंट का होगा। इससे जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें समझ में आता है। चौथा जो विशेषता वो इस प्रकार है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बच्चों, मनुष्य जो है समाज का एक इम्पॉर्टेंट भाग है, ठीक है। अब मनुष्य की नियुक्ति करके क्या कर सकता है एक फर्म? वहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब जैसे ही वो नियुक्तिकरण करता है वो क्या करता है? लोगों को रोजगार प्रदान करता है। रोजगार प्रदान करने से क्या होगा? अर्निंग बढ़ेगी, यानी उनकी कमाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? उनका लिविंग स्टैंडर्ड या जीविका को जीने का तरीका या जीवन को जीने का तरीका हम कह सकते हैं, वो थोड़ा उनका ऊपर उठेगा। जीवन जीने का स्तर भी कह सकते हैं, वह थोड़ा ऊपर उठेगा। तो इस तरीके से जो फर्म है, फर्म में जो नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया होती है या जो नियुक्तिकरण होता है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। इसके बाद आती है पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है या पांचवी विशेषता, इसके अंतर्गत आंतरिक व बाह्य वातावरण पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में जो उनका कार्य है उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। अब नियुक्तिकरण के बाद उनका पदांकन करना, पदांकन करने के बाद उनका पदोन्नति पर ध्यान देना, या उनका अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है तो उन चीज़ों पर ध्यान देना। तो ये सब आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उनकी क्वालिफ़िकेशंस के लेवल पे उनका रिक्रूटमेंट करना या उनकी नियुक्तियाँ करना क्वालिफ़िकेशंस लेवल पे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं या जो घटक होते हैं वो बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और ये आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण ये दोनों क्या करते हैं? एक जो रिक्रूटमेंट होती है या स्टाफिंग होती है, जो स्टाफिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्या करती है? इफेक्ट करती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग का। इसके बाद हम आते हैं सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? अब नियुक्तिकरण में मैंने क्या बताया? पहले भर्ती होती है, फिर चयन होता है,
उसके बाद क्या होता है, पदांकन होता है, फिर उसके बाद उनकी पदोन्नति होती है, पदोन्नति के बाद विकास होता है। ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये तुरंत नहीं होती है, एक कुछ इंटरवल्स के बाद होती है, कुछ समय के बाद इसको किया जाता है। तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और जॉब क्या होता है, जॉब की जो वैकेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, आती रहती है। तो किसी भी फॉर्म में क्या होता है, नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इस तरीके से हमने नियुक्तिकरण की विशेषताओं को जाना। आइए अब हम इसके महत्व को समझते हैं। अब कॉमनली देखें तो नियुक्तिकरण का महत्व कहाँ कहाँ पर है, नियुक्तिकरण क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कोई फर्म में अब आईटी सेक्टर्स में लोगों की ज़रूरत है, या एचआर डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत है, या फिर विपणन विभाग में लोगों की ज़रूरत है, या जो अलग अलग विभाग मैंने आपको बता रखे हैं इसके पहले के चैप्टर में, उन सभी विभागों में लोगों की ज़रूरत है। अब बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी कार्य तो किया नहीं जा सकता, या कोई भी फर्म जो है अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को पा तो नहीं सकती। तो इन विभागों में नियुक्तिकरण करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक फर्म को फुल फ्लेज में अपना काम करना है, या जो गोल डिसाइड किया है उसको उस पर पूरी तरह केंद्रित होकर उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो होता है नियुक्तिकरण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए कुछ स्टेप्स या कुछ स्टेटमेंट्स के द्वारा इसके इम्पोर्टेंस को या महत्व को समझते हैं। इसका पहला महत्व कुछ इस प्रकार है, योग्य कर्मचारियों को खोजने तथा प्राप्त करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ। अब कैसे होता है, योग्य कर्मचारियों को कैसे खोजा जाता है। अगर आप जनरली देखें तो अगर आपने कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में सुना होगा, या आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आता है कि भर्ती होने वाली है, या क्या है वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है उस लेवल पे कि इस फर्म में इस पोस्ट के लिए इस क्वालिफिकेशंस के साथ वैकेंसी जनरेट हो रही है। अब इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन के व्यक्ति इतने एक्सपीरियंस के साथ या फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या खोज रहे हैं, व्यक्तियों को खोज रहे हैं, योग्य कर्मचारियों को खोज रहे हैं कि हम जो पोस्ट वैकेंट है उसके लिए क्या कर सके, नियुक्तिकरण कर सके। तो इस तरीके से हम खोजने कार्य कर रहे हैं। और खोजने का जो कार्य है उसमें क्या होगा, जब वो एडवर्टीजमेंट लोग पढ़ेंगे तो जो लोग यह पाएंगे कि नहीं हम इस जॉब के लिए कैपेबल है, वो क्या करेंगे, दिए गए एड्रेस पे क्या करेंगे, अपने रेज्यूमे या अपना सीवी जो है कह सकते हैं वो क्या करेंगे, भेजेंगे। आजकल तो ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी चलता है सब, तो वो उस तरह भेजेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसमें से सॉर्टिंग होगी। कैसे सॉर्टिंग होगी, जो कैंडिडेट्स जो हैं या जो व्यक्ति उस परीक्षा में या उस नियुक्तिकरण या उस चयन भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों का क्या होगा, उनके बीच सॉर्टिंग होगी, उनके रेज्यूम्स को अलग निकाल के रखा जाएगा और उसके बाद उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद उनका चयन होगा। तो ये प्रोसेस में आप यह समझ सकते हैं कि योग्य कर्मचारी को क्या कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं और उनको प्राप्त करने में नियुक्तिकरण क्या कर रहा है, सहायक हो रहा है। दूसरा महत्व कुछ इस प्रकार है, दूसरा महत्व कहता है कि संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए, यानी मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम दो शहर लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं हमारे मुंबई को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम हमारे रायपुर को, जो कि छोटा शहर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आजकल ऑनलाइन जो है मैंने बताया था स्विगी या जोमेटो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पर फूड डिलीवर करते हैं। अब ये कंपनियां मुंबई में भी काम कर रही हैं और ये कंपनी रायपुर में भी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी काम कर रही हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जोमेटो कंपनी या स्विगी कंपनी ने क्या किया, वहाँ पे अपने जो 10,000 जो हैं एम्प्लॉयज़ हायर किए जो कि फूड डिलीवर करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया, 7000 एम्प्लॉयज़ हायर किए जो कि फूड डिलीवर करेंगे। ठीक है, वहाँ तो मुंबई में अर्थात लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो एरिया वाइज मुंबई बहुत बड़ा है, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ऑनलाइन फूड खरीद कर लोग बहुत खाते हैं। लेकिन हमारे रायपुर की बात करें, यहाँ पर भी वैसा प्रवृत्ति जनरेट हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन फूड का कंजप्शन है कंपैरेटिवली मुंबई से वो कम होगा। तो जो 7000 इन्होंने एम्प्लॉयज़ लिए हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए। तो यहीं पे नियुक्तिकरण काम आता है, क्योंकि जब नियुक्तिकरण होता है उस समय क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है मार्केट का कि मार्केट किस तरीके का है। यहाँ पे मार्केट का किस तरीके का है ये रिसर्च करके ही नियुक्तिकरण किया जाता है। अब अगर स्विगी या जोमेटो वाले के जो नियुक्तिकरण स्टाफ है वो क्या करेंगे, यहाँ पर नियुक्तिकरण करने से पहले मार्केट रिसर्च करेंगे कि यहाँ टोटल कस्टमर्स हमको कितने मिल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कम से कम, या उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। वो तो निश्चित है कि मुंबई की तुलना में कम मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और या जो एम्प्लॉयज़ वो हायर करेंगे वो क्वांटिटी में या कितने नंबर्स में रखने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे संसाधनों को अधिकतम या कुशलता से यूज़ में या उपयोग में लाया जा सकता है। ये थी इसका दूसरा महत्व। तीसरा महत्व है उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है नियुक्तिकरण में, क्या होता है, अब मैनेजर जो है जो नियुक्त करते हैं, जब भी जॉब रोल या वैकेंसी को जनरेट किया जाता है उससे पहले पूरी प्लानिंग कर ली जाती है कि ये किस जॉब रोल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अब उनका वर्क किस बेसिस पे मेजर किया जाएगा या उनके कार्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, उनको अगर प्रमोशंस दिए जाते हैं तो किस बेसिस पे दिए जाएंगे और कहाँ तक वो व्यक्ति या इस जॉब के व्यक्ति प्रमोट हो सकते हैं। तो इतना सारा रिसर्च करने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को तय करने के बाद क्या होता है कि बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि जॉब भी डिफाइन हो गया, उनको क्या करना है वो भी डिफाइन हो गया, और किस लेवल पे या किस बेस पे उनके कार्य का मूल्यांकन होगा वो भी डिफाइन हो गया, और कितने स्तर पर उनका अगर कार्य पूरा होता है तो उनको प्रमोशन मिलेगी ये भी डिफाइन हो गया। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक व्यक्ति उस जॉब के लिए चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है तो उसके स्टैंडर्ड उसके लिए डिफाइन होंगे, या उसको ये पता होगा कि उसको कितना कार्य करना है और कैसा कार्य करना है। तो ये इसका तीसरा महत्व हो गया। चौथा महत्व कुछ इस प्रकार है कि उपक्रम में निरंतर जीवित रहने व विकास में सहायक, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए नियुक्तिकरण क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, लोगों को क्या करता है, नियुक्त करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशन में जब तक लोग नियुक्त रहेंगे और वो लोग जो नियुक्त हैं जो उनकी क्षमता या उनकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी रहेगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपैंड करेगा, वो ग्रोथ करेगा और एंटरप्राइज हमेशा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसके चौथे महत्व को जाना। आइए अब इसके पांचवें महत्व को जानते हैं जो कि इस प्रकार है। पांचवा महत्व है कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। अब कैसे इम्प्रूव होता है, जैसे ही नियुक्तिकरण होता है उनका देखा जाता है कि उनका कार्य बहुत अच्छा है, कार्य का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन करने के बाद अगर उनके कार्यों को सही समझा जाएगा या ऐसा पाया जाएगा कि वह एम्प्लॉय या वह कर्मचारी अपने कार्य को अच्छे से कर रहा है तो उस मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाएगी या उनके वेतन में कुछ अमाउंट और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, उनमें एक मोटिवेशनल लेवल बढ़ जाएगा, मोटिवेशन हो आएगा उनको कि नहीं हमको हमारे सैलरी में क्या हुआ, बोनस ऐड हुआ या ज़्यादा सैलरी बढ़ गई
प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है, कई फर्म्स ऐसे होते हैं कि अपने जो अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयज़ अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको अलग से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। कई एम्प्लॉयज़ को आप या कई फर्म्स में आप ऐसा भी देखेंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेने के लिए कार भेजती है इंडिविजुअल, या उनको लेने के लिए बसें भेजती हैं ताकि उनको आने जाने में ट्रांसपोर्ट के समय जो है समस्याएं ना आए, या इसके अलावा वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग अप्रोच भी देती हैं। ये नियुक्तिकरण की कुछ टेक्निक्स है जो क्या करती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं कि वो क्या करें, अपने कार्य को अच्छे से करें। तो यह नियुक्तिकरण का जो है 5वां महत्व है। छठवां महत्व कुछ इस प्रकार है। छठवां महत्व कहता है कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुंबई और रायपुर का, उससे आपको बिल्कुल क्लियर है कि नियुक्तिकरण कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। इसके बाद हम आते हैं 7वें महत्व की ओर। 7वां महत्व इस प्रकार है कि प्रबंधक के अन्य कार्यों को आधार देना, यानी बेस ऑफ द अदर मैनेजरियल फंक्शन। नियुक्तिकरण कैसा बेस है? अब कौन कौन से मैनेजरियल फंक्शन मैंने आपको बताए थे? मैनेजरियल फंक्शन मैंने आपको बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब जो प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, स्टाफिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं नियुक्तिकरण, और इसके बाद आता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नियुक्तिकरण को छोड़कर जो बाकी कार्य हैं वो बिना स्टाफ के नहीं हो सकते, और नियुक्तिकरण में ही स्टाफ जो है रिक्रूट होता है या उनको क्या किया जाता है, उनको भर्ती किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, उनका विकास किया जाता है, उनका पदांकन, पदोन्नति, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नियुक्तिकरण है या जो स्टाफिंग है वो क्या है, अन्य कार्यों का आधार है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, नियुक्तिकरण के महत्व को समझा। अब महत्व को जानने के बाद हम HRM यानी मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसको समझेंगे। आजकल जो ये वर्ड है बहुत एनवायरनमेंट में ग्लोबल रूप से बहुत विकसित है और बहुत आइडेंटिफाई हो रहा है या बहुत ज़्यादा फेमस है। HRM क्या कार्य होता है इसका? HRM का जो कार्य होता है वो स्टाफिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन स्टाफिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें नियुक्तिकरण के अलावा भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि किए जाते हैं, और इसमें सबसे पहले क्या किया था, नियुक्तिकरण के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट या उनके बीच जो मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उन मतभेदों को भी दूर करना इनका कार्य रहता है। दूसरा कार्य क्या हो सकता है, इनका कार्य यह भी होता है कि ये जो है डिफरेंट एक्ट हैं, ये जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, उन सब को क्या करें, उन सब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, जानकारी दें, और उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन रखें या बनाए रखें। इसके अलावा भी जो फर्म में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके वेतन के बारे में जानकारी देना, अगर कोई फर्म में मिसहैपनिंग हो गई है या कोई दुर्घटना हो गई है जिससे किसी लेबर को क्षति उत्पन्न हो गई है तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसकी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली या अन्य तरीक़ों से, ये सारी चीज़ों पर क्या करता है HRM या मानव संसाधन जो प्रबंध है वो ध्यान देता है। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन, जो आप श्रम संघ सुने होंगे, इनके साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाए रखते हैं ये, ताकि जो लेबर्स हैं वो इजीली इनको अवेलेबल हो सकें, और लेबर्स अगर खुश रहेंगे तो वो फर्म में अच्छे से काम करेंगे, और वो अगर खुश नहीं रहेंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि भूख हड़ताल हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो ये सब में किनका सपोर्ट होता है, ट्रेड यूनियंस का सपोर्ट होता है। तो इनका कार्य यह भी होता है कि ट्रेड यूनियन से जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है उनके जो रिलेशनशिप है या उनके जो संबंध है, टर्म्स हैं, उसको अच्छा बनाए रखें। आइए अब HRM या मानव संसाधन प्रबंध को जानने के बाद हम उसकी एक परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है।
फ्रिज वेंडले सर ने दिया है इसे। उनके अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरण को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन में दी हुई है। अब एक बात आती है कि मानव संसाधन प्रबंध का विकास कैसे हुआ। तो मानव संसाधन प्रबंध के विकास को हम 3 बेसिस पे समझ सकते हैं। पहला बेसिस है श्रम कल्याण चरण, यहाँ पे लेबर वेलफेयर स्टेज कहते हैं इसे। दूसरा है सेवी वर्गीय प्रबंध चरण यानी पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज कहते हैं इसे। और तीसरा है मानव संसाधन प्रबंध चरण यानी HRM स्टेज कहते हैं। हम एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। पहला स्टेज जैसे मैंने बताया आपको, श्रम कल्याण चरण। इसमें क्या है, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, जो ट्रेड यूनियंस है या जो श्रम संघ है वो सामने आए और इनको ऐसा लगने लगा कि किसी एक ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो इनकी ज़रूरतों को या श्रमिकों की ज़रूरतों को क्या करे, टॉप लेवल मैनेजर्स या प्रबंधकों तक पहुंचाए। जिससे क्या हुआ, उस समय जो है लेबर वेलफेयर ऑफिसर इस तरह के एक पदाधिकारी का क्या हुआ, जन्म हुआ, या इस तरह के पोस्ट का एक जन्म हुआ। उस पदाधिकारी का कार्य केवल इतना था कि जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम उनके लाभ की चीज़ें क्या कराया जाए, अवेलेबल किया जाए, या उनका ईजीली उस एनवायरनमेंट में या उस वातावरण में, किस वातावरण में जिसमें वो काम करते हैं, उस वातावरण में अपने आप को रख सकें, ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद आया सेवी वर्गीय प्रबंध चरण यानी पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। यहाँ पे कारखाने पद्धति के कारण क्या हुआ, एक ही छत के नीचे बहुत सारे श्रमिक काम करने लग गए, तो वहाँ पे तब आया पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें जो है वो चयन की भर्ती प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, विकास, ये सारी चीज़ें जितनी नियुक्तिकरण में होती हैं ये सारी चीज़ें होने लगी। अब इसके बाद आया HRM। अब आधुनिकीकरण होने लगी, सारी चीज़ें चेंज होने लगी, टेक्नोलॉजीज़ आ गई नई नई। समय के साथ क्या हो, बहुत सारे बदलाव आ गए। तो लेबर वेलफेयर स्टेज से क्या परिवर्तन आया, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज में आया, और पर्सनल मैनेजमेंट अब किस में कन्वर्ट हो गया, HRM में कन्वर्ट हो गया, या कह सकते हैं मानव संसाधन प्रबंध चरण में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि मानव संसाधन प्रबंध में न कि केवल क्या होता है नियुक्तिकरण होती है, बल्कि कई कार्य होते हैं जो जिससे कि क्या किए जाते हैं, हम ग्लोबली अपने एनवायरनमेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सस्टेन रखते हैं या लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होने लगी। अब एक स्टेटमेंट इस तरीका का आता है कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में। क्या ऐसा है? नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग में के कार्य के अलावा भी जो HRM में बहुत सारे काम होते हैं, स्टाफिंग का कार्य हुआ, उसके अलावा भी क्या हुआ, मैंने बताया कि ट्रेड यूनियंस के साथ उनको किस तरीके से अच्छे टर्म्स रखने हैं। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई लोगों के बीच तालमेल अच्छा नहीं रहता, या टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में कुछ संबंध खराब होते हैं, उनके संबंधों को सुधारने में। इसके अलावा वेतन से संबंधित सारे कार्यों में, और ऐसे कई कार्य हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने में, उनके लिए नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को आसानी हो उस कार्य को या अपने फर्म को आगे चलाने में, किसी भी तरीके का रोड़ा ना उत्पन्न हो, ताकि गवर्नमेंट रूल्स अनफॉलो हो रहे हैं या गवर्नमेंट को रूल्स को बिना फॉलो किया हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ऐसी स्थिति में उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़े, ये सारी स्थितियां उत्पन्न ना हो, ये सारा कार्य HRM में भी किया जाता है। आइए अब हम एक एक करके इनके कार्यों को संक्षिप्त में जानते हैं। इनका पहला कार्य दिया है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग आप जानते हैं, नियुक्तिकरण का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जान ली। तो पहला कार्य इसमें क्या हुआ, नियुक्तिकरण। और अब दूसरा कार्य देखते हैं। दूसरा कार्य है विशेषज्ञ सेवा यानी एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे कि मैंने बताया श्रम संघों से रिलेशनशिप किस तरह बनाना है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको किस तरह से फॉलो करने हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन यानी उनका लेखा जोखा कैसे रखना है, वो सारी जानकारी रखना। तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो सेवा होती है या विशेषज्ञ सेवा जो होती है वो HRM के द्वारा दी जाती है।
जो तीसरा कार्य होता है इसका होता है क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास, यानी डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। अब कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको किस तरह के इंसेंटिव्स प्लान देने हैं, या कोई समस्या क्रिएट हो गई, कोई क्षति की पूर्ति करनी है, मान लीजिए किसी लेबर का वहाँ पे एक्सीडेंट ही हो गया है, उस एक्सीडेंट में अब के बाद उसको किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उसके फैमिली को किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, फाइनेंशियल हो या अलग, अगर उसके जगह उसके किसी घर के सदस्य को या फैमिली के सदस्य को उसकी जगह नौकरी मिलती है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो इस तीसरे पॉइंट में आती है। चौथा पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि शिकायतों का निवारण। अब क्या करते हैं कि हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स, क्या होता है, हो सकता है कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे क्या हो सकता है, ग्रीवियंस हो सकता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी उनके बीच मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच कुछ कंप्लेंट्स हो सकते हैं, या उनके बीच संबंध नहीं सुधर रहे। इस स्थिति में क्या होगा, अगर लेबर अच्छे से काम नहीं करेंगे या एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है फर्म का वो पूरा नहीं होगा। तो इन कंप्लेंट्स या ग्रीवियंस को, या हम कह सकते हैं इन झगड़ों को सुलझाने का कार्य कौन करता है, HRM करता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, नेक्स्ट कार्य है सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनकी फैमिली को किस तरीके से हेल्प करना, और इसके अलावा भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको किस तरीके से अदर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, एक अच्छा घर भी दे सकते हैं, या कई कंपनीज़ आप देखते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर्स देती हैं, बिजली की सुविधा देती है, नल मतलब पानी की सुविधा देती है, वो उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती। इवन कुछ फर्म्स तो ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से हॉस्पिटल्स भी बना के देती हैं, उसके अलावा स्कूल्स भी बना के दे सकती हैं। इसमें हम बहुत अच्छे जो कोल फील्ड्स की जो संस्थाएं चलती हैं उनको जान सकते हैं, जिंदल जो एक बहुत बड़ा नाम है, JSPL उसको जान सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो इस तरह की मदद करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और हमेशा उनको मोटिवेट करती रहती हैं, और साथ ही वो इस तरह के कार्य करके एक सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। उसके बाद जो इसका अगला कार्य है वो कुछ इस प्रकार है कि कानूनी पेंचों से कंपनी की सुरक्षा कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफेंड करती हैं कंपनीज़ को, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना के रखे हैं, बहुत सारे रूल्स बना के रखे हैं। अब उन लॉज और रूल्स को जानना केवल टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता, तो उसके लिए क्या किया गया, एक HRM डिफाइन किया गया, एक डिपार्टमेंट HRM डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास डिपार्टमेंट जो है डिफाइन किया गया। उस डिपार्टमेंट का कार्य यही होता है कि जितने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा के रखना इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, रूल्स से। क्यों, अगर कोई भी रूल्स को अगर वो फर्म फॉलो नहीं करेगी तो एक ऐसी स्थिति आएगी, समय आएगा कि उस फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए उन रूल्स के संदर्भ में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, यानी जितना भी पेपर वर्क है, मैनुअल वर्क है, चाहे वह कंप्यूटर वर्क हो, मैनुअल वर्क हो, जितना भी वर्क है उसको पूरा कंप्लीट करके उसकी फाइल प्रिपेयर करके रखे, ताकि कभी भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग अगर कभी आते हैं तो उनको वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क दिखाने में इजी हो जाएगा। तो यही होता है कि कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। इसके बाद जो इसका अगला कार्य है वो है कर्मचारी अभिलेख रखना, यानी कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। अब क्या करते हैं HRM, एक पूल बनाते हैं। पूल कैसा बनाएंगे, मैनेजरियल जो डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, उसको एक पूल को डिवाइड कर देते हैं और उस डिवाइडेड पूल के हिसाब से अपने कर्मचारियों की सारी डिटेल्स रखते हैं कि वो क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका पुराना जॉब रोल क्या था, ये जॉब रोल क्या है, इस जॉब रोल में उसका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस उसका मूल्यांकन करते हैं ताकि आगे आने वाली स्थिति में क्या किया जाए, उनको अगर प्रमोशन देना है तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि फर्म के एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी करियर को प्लान करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है संगठन ढांचे में सुधार करना। संगठन के ढांचे में किस प्रकार सुधार आता है, आप अगर जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति
अगर प्रॉपर क्वालिफाइड ना हो या किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए वो है उपयुक्त ना हो और उसकी भर्ती की जाए तो वो क्या हो जाएगा, उस जॉब रोल को सही से नहीं करेगा और उससे संस्था को नुकसान होगा। तो इस तरीके से संस्था के जो ढांचे हैं उसको सुधारने का कार्य भी नियुक्तिकरण करता है कि सही व्यक्ति का सही समय पर सही क्वालिफिकेशंस के साथ उसका चुनाव किया जाता है ताकि एक संस्था को उसके ऑब्जेक्टिव या उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी हो। तो बच्चों इस तरीके से हमने HRM के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन और उसके कार्यों को जाना।